हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले भाई तुम लोगों को मैं बता दूं, कल ये वीडियो इसीलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि भाई मैं जो कि ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ फ़ोन में, और फ़ोन में स्टोरेज की बड़ी दिक्कत होती है। तो कल मैं जब कैपकट की स्टोरेज डिलीट कर रहा था तो गलती से मैंने सारी डाटा ही डिलीट कर दिया। इस चक्कर में ये वाली वीडियो की फ़ाइल भी डिलीट हो गई। तो इसको इसलिए मैं दोबारा से बना रहा हूँ, और इस वीडियो को भाई दोबारा से बनाने में मेरा मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुआ है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर सही करते जाना। तो पिछले वीडियो में तुम सभी ने देखा था कि जितने भी नैनगॉम फैमिली के मार्शल आर्ट थे वो सारे के सारे सीख लिया था, और अब जीगल के साथ उसका प्लान डिस्कस करने के लिए आ रखा था। और यहीं पर ही हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और जीगल बोलता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि हमें आगे क्या करना है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे जितने भी जासूस थे उन सभी के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा जो कि अब तक उन्होंने गैदर किया होगा। क्या तुम उनकी कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? हम उन सभी इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं और उनके मनी, मैन पावर और सप्लाईज़ के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम उनके पार्टनर्स के बारे में भी पता कर सकते हैं जो कि उनके प्लान में साथ देने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मुरीम का एग्जीक्यूशन प्लान है उसमें भी बहुत बड़ा ओरफेर हो जाएगा। इस डाटा की हेल्प से ऐसा हो सकता है मुरीम अलायंस की जितनी प्रिपरेशन का तरीका है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाए। जो बोलता है, चलो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन पाई है वो सारी हम अलायंस को सौंप देंगे, लेकिन उसके बाद का क्या होगा अगर हम आनहुई प्रोविडेंस को उनसे हार गए? तो फिर एंसेस्ट्रल राइट्स जो कि अलायंस के पैलेस में लोकेटेड है वो इनके कंधे से कंधा मिला करके चलेगी। और मैं इस बात के लिए श्योर हूँ वो कुछ लोग को तो यहाँ पर भेजेंगे ही भेजेंगे, और उसमें कम से कम 3 से 4 एक बड़ा ग्रुप का सोल्जर्स तो होगा ही होगा जो कि आनहु प्रोविडेंस की तरफ आएगा। अभी भाई ये जितनी भी अलायंस की ट्रूप से रिलेटेड बात हो रही थी वो जीगल कर रहा था। अब जो बोलता है ओनली 4, क्या ये बहुत ज़्यादा ही कम नहीं है? क्या अलायंस के पास 13 ग्रुप नहीं है? जीगल बोलता है अलायंस की दुश्मन बस यही लोग नहीं हैं, यहाँ पर उनको बॉर्डर्स को भी गार्ड करना पड़ता है जो कि हो नाम और जुई जू को आपस में कनेक्ट करती है सेंचुआन के खिलाफ। और अगर बात करें यहाँ पे जो नैनगॉम फैमिली के द्वारा लोग भेजे जा रहे हैं वो भी तो बहुत सारे हैं, उनके बारे में भी तो देखो। जो ये सुन के सोचते हुए बोलता है 4 ट्रूप्स मुरीम अलायंस से और नैनगॉम फैमिली की खुद की आर्मी। और फिर थोड़ा सोचने के बाद बोलता है, चलो फिर ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि अलायंस जीत जाती है, तो फिर आगे का क्या? जीगल इस पे बोलता है, अगर मैं जनरल्स की पर्सनैलिटी के हिसाब से बताऊं तो फिर वो लोग अपने ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेशराइज करेंगे, लेकिन वो लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो बैटल को अवॉइड करने की ही कोशिश करेंगे। तो इससे जो हमारा बेस्ट आउटकम निकलता है वो है उनसे डील कर लेना, और ये जो नॉर्थन पार्ट है गैंगसियो उनको अपने एलाइज के तौर पे ले लेना। जो बोलता है इतना ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतने सारे लोगों को लगाने के बाद बस हमारा जो बेस्ट आउटकम निकलता है वो बस ह्यूक्रियोंग चियोंग ये बस थोड़े से पार्ट को अपने अंदर मिला लेना है बस। जीगल ये सुन के गुस्से में सोचता है, ये बंदा, इस बंदे को एक बहुत बड़े बिजनेस का ओनर के तौर पे जाना जाता है, लेकिन इसको क्या इतना भी नहीं पता है ह्यूक्रियोंग चियोंग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि ये इस तरीके का एक पागलपना वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम जो की तरफ आते हैं, जो कि बोलता है मेरा मतलब ये है मेरी जो कंपनी है वो अलायंस के हेल्प को एकदम ही रिफ्यूज़ करती है, अब तुम अलायंस में वापस जा सकते हो। जीगल ये सुनते ही एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है, व्हाट, तुम ये क्या बोल रहे हो? जो बोलता है, मैंने कहा मैं तुम्हारे सपोर्ट को रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। जीगल इस पर चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, मैंने अभी कहा अलायंस के जितने भी स्पाइस हैं वो सारे के सारे मारे गए हैं। अलायंस ने इस चीज़ को एनालाइज किया और कंक्लूड करके बताया कि यहाँ पे 90% चांस है कि ह्यूक्रियोंग चियोन एफबी पे अटैक करे। जो बोलता है, सीरियसली ऐसी कोई चीज़ नहीं होने वाली है, तुम बस वापस चले जाओ और चिंता मत करो किसी भी चीज़ के बारे में। जीगल इस पे चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो? मैं समझता हूँ तुम्हारे पीछे नैनगॉम फैमिली है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तुम उससे जाकर के हेल्प मांग सकते हो, और उसमें भी एक बहुत बड़ी बात, तुम भी एक अनडिफीटेबल मास्टर हो, तो मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को समझ सकता हूँ।
लेकिन यहाँ पे ह्यूक रियोंग चियोंग के पास हज़ारों ऐसे ग्रेट मास्टर्स हैं और 20 से भी ज़्यादा ऐसे मास्टर हैं जो कि अनडिफिटेबल हैं तुम्हारी तरह। जो बोलता है मैं अभी कोई प्लान नहीं कर रहा, मैं अपने कोई भी सीक्रेट को किसी ऐसे बंदे को शेयर करने को जो कि मेरे सेम साइड पे भी नहीं है। जिस समय मैं तुम्हारे प्लान के बारे में बताऊंगा हम उसी समय से सेम बोट पे होंगे और इसका मतलब ये भी है कि मैं तुम्हें अलायंस में दोबारा से वापस जाने नहीं दूंगा। जीगल बोलता है तुम्हारा मतलब ये है कि तुम मुझे कहीं पर लॉक करके रख लोगे। जो बोलता है हमें यहाँ पे उतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें बस मेरे प्लान में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि तुम्हें अलायंस को छोड़ना पड़ेगा। जीगल बोलता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। जो बोलता है अगर तुम्हें सच में मेरे प्लान को नहीं सुनना है तो फिर तुम अपने अलायंस में वापस जा सकते हो। जीगल ये सुन के हैरान होता है और फिर ना चाहते हुए भी ये अपने घुटनों पे आ जाता है जो के सामने। जो ये देख करके अपने पास से एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालता है और उसको दिखा करके जीगल को बोलता है तुम्हें पता है मैं ऐसे किसी प्रॉमिस को बिलीव नहीं करता जो कि बस मुंह से बोले गए हों। तो फिर जल्दी करो, इन 2 जगहों पर साइन कर लो और हम आगे बात करना शुरू करते हैं। जीगल ये देखते ही एकदम तेज़ी में जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके बोलता है चलो ये हो गया, अब मुझे अपने प्लान के बारे में बताओ। जो जीगल को देख करके बोलता है ज़रा इस इंस्पेक्टर को तो देखो, ये कितना ज़्यादा इम्पेशेंट हुए जा रहा है। इसके बाद भाई जो अपने बिजनेसेस के बारे में बताएगा जो कि भाई तुम लोगों को सुन के एकदम मज़ा ही आ जाने वाला है। अब जो बोलना शुरू करता है तुम्हें पता है जो फैमिली अगर एपीवी को छोड़ करके चली गई तो फिर आगे क्या होगा। तुम्हें पता है मैंने कभी भी खुद को एक बिजनेसमैन के तौर पे जो कि बस चीज़ों को सेल करता है उस तरीके से कंसिडर ही नहीं किया। जीगल बोलता है तो फिर उन सभी चीज़ों का क्या जो कि तुम अब तक बेचते हुए आ रहे हो। जो बताता है अब तक मैं कल्चर सेल करता हुआ आ रहा हूँ। जीगल ये सुन के सोचता है कल्चर को सेल करना, आखिर कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो कि इतना ज़्यादा एरोगेंटली बात करता है, या फिर जो हुआ ही ऐसा एक बिजनेसमैन है जो कि ऐसा कहने के लिए क्वालिफाइड है। एक कल्चर वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक बार अगर स्टेबल हो गई तो उसको रिप्लेस ही नहीं किया जा सकता। ब्लैक वाटर और कोल्ड टी हाउसेस जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एपीवी में ही एग्जिस्ट करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो कि सिर्फ एपीवी में ही एग्जिस्ट करती हैं, करियर्स जो कि एपीवी में ही एग्जिस्ट करती हैं, आइस स्नो वाइन जो कि सिर्फ एपीवी में ही एग्जिस्ट करती हैं। क्या हो अगर ये सभी की सभी चीज़ें एक झटके में ही डिसअपेयर हो जाए, वो सभी लोग जो कि इन चीज़ों को टेस्ट कर रखे हैं वो कभी भी इनके बारे में भूल नहीं पाएंगे। और यही डिज़ायर एक वॉल ऑफ डिफेंस की तरह काम करेगी मेरे बिज़नेस के लिए, और सिर्फ मेरा ही एक लौता बिज़नेस है जो कि इन सभी कल्चर्स को कंट्रोल करती है। जो अब जीगल से बोलता है मैं अब प्लानिंग कर रहा हूँ उन सभी कल्चर्स को गैंगसियो में बेचने का। जीगल इस पे बोलने की तो कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे तभी जो बोलता है लेकिन ऑफ कोर्स तुम जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो हम उनके कमांड के अंडर में बिल्कुल नहीं गिरने वाले हैं। ह्यूक रियोंग चियोंग की जो पावर है वो भले ही बहुत ज़्यादा ही स्कैरी है, लेकिन वो लोग अगर कोई भी साइन दिखाया गया हमें थ्रेटन करने की तो फिर मैं अपने सारे के सारे बिजनेस को गैंगसियो से रिट्रीट कर लूँगा। जो इसके बाद बैठते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है गैंगसियो के जितने भी लोग हैं वो इस बात को बर्दाश्त भी कर पाएंगे कि हम उनकी जगह को छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं ह्यूक रियोंग चियोंग के वो लोग खुद बर्दाश्त कर पाएंगे कि हम लोग छोड़ करके जा रहे हैं उनको। जब तक कि हम उनके कल्चर्स के ऊपर कंट्रोल करके रखेंगे तब तक यहाँ पे कोई माइका लाल जय किशन पैदा नहीं होगा जो कि जो फैमिली के बिज़नेस के ऊपर हाथ डाल सके। ये भले ही ह्यूक रियोंग चियोंग हो या फिर मुरीम अलायंस, कोई भी मेरे ऊपर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जीगल इस पे घबराते हुए बोलता है क्या तुम्हारा मतलब है। जो ईविल फेस बनाते हुए जीगल की बातों को पूरा करता है हाँ हम उनकी सारी की सारी जगहों को धीरे धीरे करके खा जाएंगे। वो कमीने ह्यूक रियोंग चियोंग वाले वो मेरे चीज़ों को चाहते हैं ना, तो फिर मैं उनको कुत्तों की तरह ज़मीन पे लेकर के आऊँगा और उनको कुत्तों की ही तरह घुटने पे चलवाऊँगा। जीगल की भाई ये सुन के फट रखी होती है और ये एकदम डरते डरते बोलता है अगर तुम इतने ज़्यादा बड़े प्लेस को कॉन्करर करने वाले हो तो फिर तुम्हें एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो खड़े होते हुए बोलता है मैं 1 लाख कॉइन्स के बारे में सोच रहा हूँ। जीगल बोलता है 1 लाख सिल्वर कॉइन्स ना। जो जीगल की बात पे बोलता है ऐसा देख करके लगता है तुम जो फैमिली के बिजनेस के ऊपर लुक डाउन करने की कोशिश कर रहे हो।
मैंने तो कभी भी सिल्वर के बारे में बात ही नहीं करी। जिगल इस पे हैरान होते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब है 1 लाख गोल्ड कॉइन? और ये बोलने के बाद सोचता है आखिर इनका बिजनेस 1 महीने में कितना कमा लेता है बे। इसके बाद हमें जो बताता है, ये जिगल उनके साथ साथ यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को लगता है ये होटल्स और रेस्टोरेंट ही मेरे मेन बिजनेस है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जितना भी बिजनेस का इनकम होता है उसमें आधे से ज़्यादा हमारी आनहुई की स्मिथी से आता है। आनहुई स्मिथी सिर्फ एक लौती जगह है जो कि 30,000 लोगों की एक आर्मी जो कि आनहुई में है उनको वेपन सप्लाई करती है। यहाँ पे आनहुई स्मिथी को जो उन सभी आर्मी को वेपन सेल करके इनकम होती है 6 महीने में, वो टोटल 55,000 गोल्ड कॉइन है। और उसके ऊपर भी उन सभी के पास जो पहले से ही वेपन था उन सभी को रिपेयर करने पे हमें 20,000 गोल्ड कॉइन और मिल गए। इतना सारा पैसा हम बस एक आर्मी के लिए काम करके बनाते हैं एफबी के, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल में। लेकिन अगर हम उन सभी चीज़ों को भी जोड़ दें जैसे कि कैरेज, बहुत सारे टूल्स, फार्मिंग माइनिंग के चीज़ें, उन सभी को भी, तो फिर क्या तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि आनहुई स्मिथी 1 साल में कितना कमा लेती है। वो रीज़न जिसकी वजह से मेरी कंपनी ने एफबी के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया सिर्फ़ और सिर्फ 3 साल में, क्योंकि हमारी जितनी भी अर्निंग होती है हम उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं दूसरे बिजनेसेस के लिए। अब लो भाई देखो, जो 1 महीने में कितना ज़्यादा पैसा कमा लेता है, ये तो अंबानी को भी ना अपने घोड़े पर रखवा करके उसको सवारी करवा देगा। इसके ऊपर भाई ये डायलॉग एकदम ही बेस्ट बैठता है, मैं तेरे को खड़े खड़े खरीद लेगा। अब जो जिगल को उठाते हुए बोलता है, मैं अभी के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ 1 लाख गोल्ड कॉइन को इन्वेस्ट करने का, और अगर ये इनफ नहीं होगा तो मैं इसको डबल या फिर ट्रिपल भी कर सकता हूँ। अब जैसा कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ऑल आउट जाऊँगा, तो फिर मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ वो कमीने इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, जबकि मैं इतना ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट किए जा रहा हूँ। क्यों ना तुम अब खड़े हो जाओ और उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रखो मैनेजर जिगल। जिगल बोलता है, अबे मेरे को लगा था तू मेरे को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाएगा, ये मैनेजर क्या है, और मेरी सैलरी भी पहले से ज़्यादा आधी हो चुकी है जो तूने ऑफ़र किया था। जो इस पे बोलता है, एक पर्सन का जो प्राइस होता है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। उस समय पे मैं तुम्हें अपने पास लाने के लिए एफर्ट डाल रहा था, लेकिन आज सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट था, इसीलिए एकदम नूब की तरह एक्ट मत करो। जिगल बोलता है, चल मैंने तेरी बात मान ली, लेकिन एटलीस्ट मेरे को अर्थमेटिक तो सिखाते जा। अब इनकी बातचीत ख़त्म हो जाने के बाद मैनेजर आता है और बोलता है, सर यहाँ पे जियांगहो आए रखे हैं। जो जिगल से बोलता है, ऐसा देख करके लगता है मैं तुम्हें नेमचंद जाते समय ही टीचिंग दे पाऊँगा। जिगल बोलता है, चलो ठीक है, मैं उतना तो इंतज़ार कर ही सकता हूँ। अब जियांगहो आता है और बोलता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो कि मैं लेट हो गया। ईलोंग बोलता है, हेलो ह्यूंगनिम। ओह जिगल ह्यूंगनिम, आप भी यहाँ पे हैं। अब ईलोंग जैसे ही जिगल के सामने ग्रीट करता है तो जिगल भी अपना हाथ बढ़ाता है ग्रीट करने के लिए, लेकिन ग्रीट करता नहीं है। अब ये देख करके ईलोंग एकदम प्रेज करते हुए जिगल को बोलता है, वाह ह्यूंगनिम, आपने तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को इंडोर किया। जो अब पॉइंट पे आता है और बोलता है, इतनी सुबह सुबह क्या दिक्कत हो गई। ईलोंग बोलता है, मैंने इसके बारे में सोचा, लेकिन मैं ये सोच के एकदम ही पागल ही हो रहे जा रहा था कि मैं आपको यूं ही इस तरीके से जाने दूं। आपको पता भी है वो कमीने कितने ज़्यादा ईविल हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे अलावा उन कमीनों को ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, तो फिर इसीलिए मुझे अपने साथ लेकर के जाइए। और अगर आप होटल के मैनेजमेंट के लिए चिंता कर रहे हैं तो फिर हम क्यों ना जियोम्बो को इस चीज़ के लिए ट्राई करने के लिए देते हैं। जो बोलता है, जियोम्बो, वो बंदा कोई भी प्रोग्रेस का साइन दिखा ही नहीं रहा है, तुम क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो। ईलोंग बोलता है, वो सेलिंग से ज़्यादा मैनेजिंग में अच्छा है, एक बार बस उस पर भरोसा करके देखिए, मैं लोगों की एबिलिटीज़ को जज करने में बहुत अच्छा हूँ। जो ये सुन के अग्री होते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो जियोंगो को ये करने दो और तुम हमारे साथ चलोगे। हमारी टीम को ऐसा देख करके लगता है कि हम अवेंजर्स हैं। जिगल बोलता है, अवेंजर्स, वो कौन सी चिड़िया का नाम है। अब जो बोलता है, चलो अब हम चलते हैं और अपने पैसे को एकदम पागलों की तरह उड़ाते हैं। इसी के साथ हमें सीन शिफ्ट होकर के एक औरत का सीन दिखाया जाता है जो कि घर के छत पर से खड़े होकर के सूरज को देख रही होती है, और उसको देख करके ये बंदा उसको गाली दे बोलता है, वो लड़की पहले जैसी ही सेम है,
वो हमेशा ही रूफ़ के ऊपर चढ़ जाती है और अपने बालों को खोल करके खड़ी हो जाती है और ख़ुद को ऐसा फील कराती है कि वो कुछ स्पेशल है। अब ये सोचने के बाद बोलता है, तुम्हें पता है तुम एक गोस्ट की तरह दिखती हो। अब ये सुनने के बाद अपने डरावने से चेहरे को ले करके और अपने हाथ में चाबुक को पकड़ के उसकी तरफ देखती है और एकदम भाई भूतों की जैसे वाइब देती है। तू क्रीपी बिटकॉइन, ये तेरे पे सूट करता है। तुझे क्या लगता है मुझे तेरे से बात बहुत ज़्यादा ही पसंद है? ऐसे एक्ट करना बंद कर पागलों की तरह और जल्दी से नीचे आ जा। अब ये सुन के ये लड़की छत पर से कूदती है और बालकनी के ऊपर खड़े होकर के अपने कोड़े को चटकाते हुए बोलती है, दोबारा से कहना वो सारी बातें जो तूने अभी कही। इस पर कि वो बंदा बोल भी देता है, तुम्हारे इस कोल्ड फेस को तो देखो, ऐसा लगता है अगर तुम्हें पीछे से स्टैब भी कर दिया जाए तो फिर तुम्हारे अंदर से एक खून की बूंदे तक नहीं निकलेगी। तुम ज़ॉम्बी क्रीपी बीस्ट। ये लड़की भाई ये सुनते ही अपने कोड़े को उठाती है और उसके ऊपर चलाते हुए बोलती है, ज़रा दोबारा से कहना तू फकिंग कुत्ता। अब इसके बाद भाई ये लड़की इसको जो जो गालियाँ देती है वो गालियाँ भाई मैं तुम लोगों को नहीं सुनाने वाला हूँ, ना ही मैं बोलने वाला हूँ। सीधे से बात है, ये बोलती है तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, अब क्या नई बात आ गई। अब उस लड़की की बातें सुन के ये बंदा बोलता है, ज़रा इस कुतिया को तो देखो, ये अभी तक मैरिड भी नहीं हुई है और इतना ज़्यादा गंदी गंदी बात करती है, इसी वजह से ये अभी तक सिंगल है। ये औरत इसके बाद बोलती है, अब बस मुझे अपने मैटर के बारे में बता दे कि फिर यहाँ पे तू आया क्या है, और अगर वो इम्पोर्टेंट बात नहीं निकली तो मैं तेरे गोटे काट लूँगी। इस पर कि वो बंदा भी सीरियस होकर के बताता है, गोल्डन गॉबलिन प्योंग हो में दिखा है। औरत बोलती है, गोल्डन गॉबलिन वो दोबारा से शो हुआ है। लेकिन भाई जो भी कहो, ये औरत इस पैनल में सेक्सी तो बहुत लग रही है। तो फिर चलो अभी इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई इस वीडियो में लाइक करते हुए ही जाना क्योंकि भाई डबल मेहनत लगी है बनाने में। और भाई एक और बात है जो कि तुम लोगों को बतानी है, यहाँ पे जो भी हावलिंगा और ईवू के फ़ैन हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, उनके लिए नया एपिसोड आने वाला है इतने दिनों बाद। क्योंकि भाई उसके अब 2 चैप्टर फ्री हो चुके हैं, तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन करके डालने वाला हूँ, बस तुम लोग इंतज़ार करो कल तक का।